बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज से हम एक नए सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। बेसिकली इसका जो मकसद है वो कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आप तमाम लोग जो हमें ऑनलाइन देखते हैं या किसी भी तरीके से हमारे साथ लिंक्ड हैं, उन तमाम लोगों के लिए डिफरेंट इंटरव्यूज़, एग्ज़ाम्स जिसमें सिविल जज, एडिशनल सेशन जज और उसके अलावा जितने भी आपके LLB के एग्ज़ाम्स हैं उसके हवाले से इंफॉर्मेशन, लेकिन थोड़ी सी चेंज तरीके से। क्योंकि अगर हम आम तौर पर वाइट बोर्ड पर जिस तरह पढ़ाते हैं, अगर उसी तरीके से पढ़ाते रहें तो आप लोग एक ही बंदे को देख देख के बोर हो जाते हैं। इसलिए आज हमने चेहरे इसमें चेंज किए हैं। कुछ लोग जो हमारे एडवोकेट्स हैं पंजाब से, वो आपको मेरे राइट साइड पर नज़र आ रहे होंगे, और कुछ हमारे जो है वो एडवोकेट सिंध से, ये आपको मेरे लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे लाहौर में कोई प्रैक्टिस कर रहा है या कोई अपने किसी को विज़िट करने के लिए आया। तो आज हमने इन सबको इकट्ठा किया और हम कोशिश करेंगे कि उनको हम बार बार यहाँ पे इकट्ठा करते रहें, ताकि आपको मुख्तलिफ़ चेहरे भी देखने को मिलें और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप तक पहुँचे। इसको आप कोई स्ट्रिक्ट किस्म का जीत हार का मुकाबला नहीं, बेसिकली ये है क्या, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया हमने एक कोशिश कर रहे हैं कि एक नए तरीके से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। उस हवाले से आज हमारा जो ये सेशन है इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने सेक्शंस हैं वो सारे के सारे सेक्शंस उसमें से आज डिस्कस होंगे। टोटल 3 फेज़ होंगे। पहले फ़ेज़ के अंदर सेक्शन का नंबर पूछा जाएगा या कोई कंसेप्ट बताया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि आप बताएं कि ये कंसेप्ट किस सेक्शन में मौजूद है, या सेक्शन का नंबर देने के बाद ये पूछा जाएगा कि बताएं कि ये सेक्शन किस कंसेप्ट के साथ डील करता है। उसके बाद जो इस फेज़ में 10 क्वेश्चंस दोनों हमारी टीम से पूछे जाएंगे और 10 सेकंड्स टाइम होगा जिसके अंदर इन्होंने आंसर स्टार्ट करना होगा। उसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा उसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स पूछे जा सकते हैं जिसका शॉर्ट आंसर होगा। इसके भी 10 क्वेश्चंस होंगे। और फिर जो हमारा तीसरा फेज़ होगा इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दोनों पार्टी से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद जो एक फ़ाइनल रिज़ल्ट है वो आज ही आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा और इनाम की सूरत में मुस्कुराहट आप लोगों के चेहरे पर भी उम्मीद है कि आ जाए। कोशिश मैं फिर वही आपको बता दूँ, और इसमें कोई चीज़ प्लान नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जो इन लोगों ने एक अपनी तैयारी की और ये सिर्फ एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर आए। कल मैंने इन सब लोगों को कहा कि जनाब आपने ये मेरे साथ मिलकर एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, तो ये एक दिन के ही नोटिस पे इन्होंने जितनी तैयारी की, जो उसको रिवाइज़ किया, उसके मुताबिक ही यहाँ पर आकर आपके सामने अब ये सारी चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें मैं फिर वही कहूँ कि इसको कोई मुकाबला नहीं लेना, लेकिन सिर्फ एक, ताकि पता, वैसे एक हम इसको काउंट ज़रूर करेंगे कि देखते हैं कि पंजाब और सिंध के हवाले से कौन सा फिगर हम मौका पूरा देंगे। मतलब आज अगर कोई रिज़ल्ट्स आप कहते हैं कि सर नहीं, तो हम इसको बेस्ट ऑफ 3 की तरफ लेकर चले जाएंगे। इसका दूसरा सेशन भी हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट का ही एक तीसरा सेशन हो जाएगा। तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को एक और चीज़ भी नज़र आएगी कि इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है और साथ साथ चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब हम जनाब मज़ीद किसी इंतज़ार के बग़ैर हमारा जो पहला सेशन है, इसमें मैं पहले आपसे सेक्शन का नंबर बताऊँगा और आप लोगों ने मुझे ये बताना होगा कि ये सेक्शन किस चीज़ के साथ डील करता है। आंसर शॉर्ट ही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक होगा तो ही आपको इसके नंबर मिल सकते हैं, और अगर जो कंसेप्चुअल होगा उसमें हाफ़ नंबर और फुल नंबर वहाँ पर हो सकते हैं। तो आज के लिए मेरा जो पहला सवाल है, जो हमारे पंजाब के एडवोकेट्स हमारे राइट साइड पे बैठे हैं, कि आप मुझे ये बताएं कि सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस चीज़ के साथ डील करता है? ये सेक्शन 10 जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डील करता है। ठीक है जी। सेक्शन 10 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के विच एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ डील करता है। सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन 25 किसके साथ डील करता है? सेक्शन 25। Section 25 deal with the consideration that consideration must not be insufficient. Consideration, there must be a consideration to a contract. जी, अगर मज़ीद क्लियर कर सकते तो ठीक, अदरवाइज इसका हाफ नंबर। जिसकी एक्सेप्शन है 2 से 3 है कि किन केसेस में हम जो है कंसिडरेशन का होना लाजमी है कि नहीं लाजमी कॉन्ट्रैक्ट में? सर कंसिडरेशन का होना लाजमी है, बट सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। ठीक है जी। सेक्शन 25 डील करता है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या होते हैं, वाइड होते हैं। सेक्शन 59, सेक्शन 59 के बारे में बताया जी। सेक्शन 59 किसके साथ डील करता है? आपका 10 सेकंड का टाइम पूरा हो चुका है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, जहाँ पे आपका जो डेब्ट होता है वो इंडिकेटेड होता है, उसके साथ डील करता है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है
ये गलत हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके साथ डील करता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी की डेफिनेशन है सेक्शन 124 में, बिल्कुल ठीक जनाब। उसके बाद सेक्शन 148 किसके साथ डील करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? जी माइक में जवाब दीजिए ताकि सब लोगों तक ये आपका जवाब हो। सेक्शन 148 डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जी बिल्कुल ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के साथ डील करता है सेक्शन 148। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि एजेंट किस सेक्शन में डिफाइन हुआ है? एजेंट किस सेक्शन में डिफाइन हुआ है? ये सर सेक्शन है इसका 182 182 सेक्शन में डिफाइन हुआ, बिल्कुल ठीक जनाब। उसके बाद मुझे आप ये बताएंगे कि जो आपका प्लेज है ये किस सेक्शन में डिफाइन हुआ है? प्लेज सर 172 में। प्लेज के सेक्शन में जनाब 172 में। 172 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, प्लेज 172 सेक्शन में डिफाइन हुआ है। ये बताएं कि टर्मिनेशन जो है आपकी एजेंसी की वो किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? 201 से 2010 तक। 201 सेक्शन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हमारी प्रिटेंडेड एजेंट है वो कहाँ पर डिफाइन हुआ है? प्रिटेंडेड एजेंट जी आपका टाइम ख़त्म हो गया। सेक्शन 235 डील करता है प्रिटेंडेड एजेंट की लायबिलिटी के साथ। और लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ जब कोई एजेंट एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका अफेक्ट किस सेक्शन में बयान किया गया है? ये 236 में शायद। 238 लास्ट सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इसके साथ डील करता है। तो जनाब आपके 3 सवाल इस फेज़ में गलत हैं और 7 सवाल आपके यहाँ पर ठीक है। तो मेरे जो सवालात हैं हमारे जो सिंध से मेहमान आए हैं उनसे भी हम पूछेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सेक्शन 6 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके साथ डील करता है? हाउ मोड्स ऑफ रेवोकेशन। मोड ऑफ रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक जवाब। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सेक्शन 14 किसके साथ डील करता है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 14 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के सेक्शन 31 किसके साथ डील करता है? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। सेक्शन 62 किसके साथ डील करता है? नोवेशन, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, अल्ट्रेशन Effect एंड of रेसिजन novation ऑफ के कॉन्ट्रैक्ट। साथ। सेक्शन 73 किसके साथ डील करता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 73। कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गारंटी है इसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 126 में। 126 सेक्शन में डिफाइन किया गया है गारंटी को। अभी तक जो है वो सिंध का पल्ला थोड़ा सा भारी है, तो पंजाब वाले थोड़ी सी फिक्र करें। उसके बाद नेक्स्ट डिलीवरी टू बेली हाउ मेड किस सेक्शन में डिफाइन किया गया इसका प्रोसीजर? 149। 149 के अंदर, बिल्कुल ठीक जनाब। और उसके बाद हु मे एम्प्लॉय एजेंट, हु मे एम्प्लॉय एजेंट सेक्शन प्रिंसिपल सेक्शन बताइए जनाब, कौन One- सेक्शन बताएंगे आप इसका? 183। 183 सेक्शन, बिल्कुल ठीक जवाब। उसके बाद सब एजेंट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 192 191। 191 सेक्शन, ठीक है जनाब। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से कि मिस रिप्रेजेंटेशन किस सेक्शन में डिफाइन हुई है? सेक्शन 17। गलत जवाब, सेक्शन 18 में डिफाइन हुआ है। तो पहले मरहले में हमारे जो सिंध के जवाब हैं वो 9 दुरुस्त हैं और उसके बाद जो पंजाब के जवाब हैं वो 7 दुरुस्त हैं। अब हम अपने दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं जिसके अंदर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। डेफिनेटली पहले हम पंजाब के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछेंगे और जो दूसरा है वो उसके बाद जो सिंध के एडवोकेट्स हैं उनसे पूछेंगे। जी मुझे आप ये बताएं कि वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ऑप्शन ऑफ द पार्टी होते हैं टू परफॉर्म। मींस क्या इनमें कोई वैलिडिटी है या है ही वाइड हो ही नहीं सकते?
अगर ये परफॉर्मेबल होते हैं ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन ऑफ द पार्टी पर परफॉर्मेबल हो, मींस वैलिड होते हैं जब तक पार्टी चाहे। और कौन सी पार्टी? बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टीज। एग्रीड पार्टी अगर चाहे तो ये परफॉर्मेबल होगा, अदरवाइज परफॉर्मेबल नहीं होगा जनाब। दुरुस्त जवाब है आपका। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कोर्जन क्या है? व्हाट इज कोर्जन? सर कोरिजन जो है वो बेसिकली थ्रेटनिंग वगैरह है, जो अकॉर्डिंग टू पीपीसी के थ्रू डिफाइन की गई है। कॉन्ट्रैक्ट में हमारा पढ़ने का मकसद क्या है इसको? सर कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक जो फ्री कंसेंट है ना, उसके अंदर अगर कोरिजन आ जाए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल डिक्लेयर वाइडेबल हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त जनाब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि अगर किसी भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम डिफाइंड हो तो उस सूरत में उसकी इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में मुझे बताएंगे। अगर तो किसी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में टाइम डिफाइन है तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन द टाइम। और अगर टाइम लैप्स हो जाए तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी उसकी लिमिट। क्या इसमें वो कंडीशन वो भी होना ज़रूरी है टाइम के अंदर, या वो उसके बगैर सिर्फ टाइम ही एसेंस है? अगर टाइम एसेंस है तो फिर विद इन टाइम होगा। विद इन टाइम क्या होगा? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने साथ मेंशन किया है जी। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम एसेंस हो तो वो विद इन टाइम ही परफॉर्म होगा। इस जवाब को हम हाफ तसव्वुर करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ आ जाए तो उस वक्त में इवेंट के हैपन होने पे आप फोकस करेंगे कि अगर इवेंट उस टाइम के अंदर हैपन हो तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल होगा, और अगर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल नहीं होगा। और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका होना या ना होना किसी फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा जनाब, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वन जॉइंट प्रोमिसर इज़ रिलीज्ड। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर वन जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज़ कर दिया जाए तो क्या अफेक्ट होगा ऑन द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स? क्या वो रिलीज़ होंगे, डिस्चार्ज होंगे, नहीं होंगे? जी Other joint promises will not release. जी बिल्कुल सही कहा। अगर किसी भी आप जॉइंट प्रोमिसर हों, किसी एक को रिलीज़ कर दिया जाए तो बाकी की ज़िम्मेदारी उससे ख़त्म नहीं हो जाती, बाकी उसके लिए ज़िम्मेदार ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब आपसे कि हु डिसाइड्स एप्रोप्रिएशन व्हेन डेटर स्पेसिफाइज द डेट? Who decides the appropriation when debtor specifies the debt? सेक्शन 59 के रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ। प्रॉम्जी सर जी, इसमें दो पार्टीज आप बताएंगे कि डेटर या क्रेडिटर। हु डिसाइड्स एप्रोप्रिएशन? क्रेडिटर सर, क्रेडिटर डिसाइड करेगा। रॉन्ग क्वेश्चन जनाब। बड़ा क्लियर सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था और आपने इसको गलत किया। मैं आपको क्लियरली पूछ रहा हूँ कि हु डिसाइड्स एप्रोप्रिएशन व्हेन डेटर स्पेसिफाइज द डेट। अगर डेटर ने स्पेसिफाई कर दिया तो इट मीन्स वही क्या करेगा, वही उसको इंडिकेट करेगा, और क्रेडिटर उसके अकॉर्डिंगली ही उसको अप्लाई करेगा, अपनी मर्ज़ी से फिर वो अप्लाई नहीं करेगा। क्रेडिटर उस वक्त अप्लाई कर सकता है कि जब डेटर ने उसको इंडिकेट ना किया हो। तो ये क्वेश्चन आपका गलत। अभी तक आपके 5 में से 1.5 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, 3.5 आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ नोवेशन अंडर सेक्शन 62 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? जो सर सब्सिक्वेंट अगर निगोशिएशन होगी तो जो सब्सिक्वेंट लाइबिलिटीज़ होंगी वो डिस्चार्ज होगा। सब्सिक्वेंट जो प्रीवियस लाइबिलिटीज़ होंगी वो डिस्चार्ज होगी। जी बिल्कुल ठीक है। नोवेशन की सूरत में जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो परफॉर्मेबल नहीं रहेगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जो नोवेशन के बाद न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, नोवेशन इनफैक्ट क्या है कि जहाँ पर आपकी पार्टीज तो सेम होती है बट कॉन्ट्रैक्ट के जो कंटेंट्स है वो चेंज कर दिए जाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट कर दिया जाता है, नए सिरे से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसी सूरत में न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो परफॉर्मेबल होगा और जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो परफॉर्मेबल नहीं होगा जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मेरा कि एज़ पर सेक्शन 125 आपका जो इंडेमनिटी होल्डर है वो कौन कौन से जो सम्स है उसको रिकवर कर सकता है? जी बताइए सर। इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट्स है कि वो ऑल डैमेजेस, सम्स एंड कॉस्ट एंड ऑल कॉस्ट। जो आपका इंडेमनिटी होल्डर है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली क्या है कि जहाँ पर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी भी दूसरी पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए,
तो ऐसी सूरत में ऑल डैमेजेस, ऑल कास्ट, ऑल सम्स बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब आपसे कि आप मुझे ये बताएं कि अगर व्हाट इफ़ द क्रेडिटर गिव्स टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इफ द क्रेडिटर गिव्स टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर विदाउट कंसेंट ऑफ द श्योरिटी। विदाउट कंसेंट ऑफ द श्योरिटी अगर डिस्चार्ज हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। इस सूरत में अगर कोई भी आपका क्रेडिटर डेटर को श्योरिटी की कंसेंट के बगैर टाइम देगा तो डेफिनेटली श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। 9th क्वेश्चन है जनाब आपसे, मुझे ये बताइएगा आप कि प्लेज क्या है? एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे प्लेज को आप। सर प्लेज मीन जो डिलीवरी ऑफ गुड्स होती हैं फॉर सिक्योरिटी, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी कौन ऑफ करता है द और सिक्योरिटी किसको ऑफ करता द डेथ है, डेट होता है, और या परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। जी बिल्कुल, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी डेट या पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेज कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन जनाब आपसे मेरा ये है कि आप मुझे बताएंगे लास्ट क्वेश्चन है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल सा होना चाहिए, इजी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अच्छा जनाब आप मुझे ये बताएं कि ये लियन क्या है और बेलमेंट में इसका क्या कंसेप्ट है? लियन सर राइट टू रिटेन ऑफ द गुड्स होती हैं, और ये बेसिकली राइट होता है बेली का कि अगर कोई रेमुनरेशन वगैरह उसकी रहती है तो वो उसको जो गुड्स हैं उसको रिटेन कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक। आपका 1.5 क्वेश्चन इनके गलत हुए, 8.5 नंबर यहाँ पर इनके आ चुके हैं। तो अगर हम अब आउट ऑफ 20 बात करें तो 8.5 और 7 यानी कि 15.5 आउट ऑफ 20 जनाब हमारी पंजाब की टीम के नंबर हैं, और सिंध की टीम के अभी तक जो नंबर हैं 9 हैं। तो सिंध को इस फेज़ में आगे जाने के लिए 7 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आप इनके बराबर आ जाएंगे, और अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक होते हैं तो डेफिनेटली आप उस सूरत में इनसे आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा जनाब मुझे आप ये बताइए कि जो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है उसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कंसेप्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कब एक एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है अगेंस्ट द एक्सेप्टर और अगेंस्ट द प्रपोजर? दोनों सूरतें आप बताएंगे मुझे। सर रिवोकेशन अगेंस्ट द जो है एक्सेप्टर है वो बिफोर द पोस्टिंग और डिलीवरी ऑफ द एक्सेप्टेंस, और अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। आपने जनाब इसको उलट बता दिया, ये गलत है आपका पहला सवाल। जो हम बात करें प्रपोजर के हवाले से और जो एक्सेप्टर के हवाले से, तो जब एक्सेप्टर कोई भी आपका जो प्रपोजल उसको क्या कर दे? रिवोक कर दे, तो उस सूरत में क्या होगा? अगेन अगर आप इसका जवाब देना चाहें। जी ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इस पर नंबर नहीं मिलेंगे आपको, फिर भी आप जवाब दे सकते हैं। सर अगर ऑडियंस में से भी कोई आकर जवाब देना चाहे तो वो भी यहाँ पर आकर किसी भी सवाल का जवाब जो मिस्ड क्वेश्चंस है उसका जवाब आप भी आगे आकर अगर देना चाहें तो आप भी आकर जवाब दे सकते हैं। किसी भी मिस्ड क्वेश्चन का जवाब हाउस की तरफ चला जाएगा। अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं। सर अगर अगेंस्ट द प्रपोजर होगा तो जब तक जो है उसकी नॉलेज में आएगा। किसके नॉलेज में आएगा? प्रपोजर। एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है? सर एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा जो सकती है? आपका एक्सेप्टर है वो नॉलेज में आने से पहले तक क्या कर सकता है? उसको रिवोक कर सकता है। और प्रपोजर कब कर सकता है? सर जब जो है एक्सेप्टेंस। जी हाँ साहब आप बताएं, प्रपोजर कब इसको रिवोक कर सकता है? एक्सेप्टेंस को बिफोर द एक्सेप्टेंस, वो उसके एक्सेप्ट करने से पहले तक रिवोक कर सकता है, उसके बाद उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन आपका गलत ही तस्वर होगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि जो आप मुझे इफ़ेक्ट एक बताएंगे। इफ़ेक्ट बेसिकली आपको बताना है, ये इसको मिस्टेक, जहाँ पर आपकी दोनों पार्टीज़ अगर मिस्टेक अफेक्ट पे हों तो उसका अफेक्ट क्या होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे? वो सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अगर दोनों पार्टीज़ मिस्टेक अफेक्ट पे हों तो डेफिनेटली हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड हो जाएगा। ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर हम जनरल कहें तो कोई भी जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रेस्टोरेंट ऑफ बिज़नेस में हो वो वाइड है, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन आप मुझे बता सकते हैं? सर गुडविल। गुडविल किस चीज़ की? बिजनेस की। बिज़नेस की अगर गुडविल सोल्ड की जाए तो आप कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कोई एजुकेशनल फ्रेंचाइज या कोई डिस्ट्रीब्यूशन जब ली जाती है तो वो पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है। अगर उस एरिया के अंदर आप किसी दूसरे शख्स को ऑपरेट करने से रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुडविल ऑफ द बिज़नेस। बिल्कुल ठीक। 2 जवाब आपके ठीक हो चुके हैं और 1 जवाब अभी तक आपका यहाँ पर गलत है जनाब। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वो ये आप मुझे बताएंगे कि आर कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग आफ्टर डेथ ऑफ द प्रोमिसर? आर कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोमिसर? नॉट बाइंडिंग सर। ये जवाब आपका गलत होगा, क्योंकि येस द कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाइंडिंग। सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग नहीं होते कि जहाँ पर कोई स्पेशल स्किल या कॉन्ट्रेरी उसके बारे में बताया जाए, अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं जनाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जनाब, हमारा 5th क्वेश्चन आज के हवाले से। आप ये बताएं, कैन कंपनसेशन बी क्लेम्ड इफ़ लेट परफॉर्मेंस इज़ एक्सेप्टेड? Can compensation be claimed if late performance is accepted? नो सर। अगर आपने एक्सेप्टेंस के वक्त उसको ज़िक्र किया हो तो उस सूरत में आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको नहीं कर सकते। जनरली आप नहीं कर सकते। तो दोनों ऑप्शंस हैं, जनरली नहीं कर सकते, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन हो तो हो सकता है। लिहाजा जवाब आपका क्या तस्वर होगा? हाफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन में सेम 2 पॉइंट से 1 पॉइंट के ऊपर हाफ नंबर मिल चुका है, लिहाजा आपको इसके हवाले से, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द रूल फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 74? सेक्शन 74 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से जो पेनल्टी का कोई रूल बताया गया है, मुझे वो बता दीजिए, क्या उसमें कहा गया है? स्टेपुलेटेड पेनल्टी सर। स्टेपुलेटेड पीरियड, बिल्कुल ठीक जनाब, आपका ये जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बेलर क्या अपनी स्वीट विल पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो किस सूरत में बेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है? जब बेली इन कंट्रावेंशन पे एक्ट करता है तो। कोई भी इनकंसिस्टेंट एक्ट करे तो उस सूरत में इसको किया जा सकता है। तो आपसे अब तक कितने सवाल पूछे जा चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं अब तक इस मरहले में, और आपके 2.5 नंबर अभी तक इसमें से माइनस हैं। अगले 3 सवाल अगर आपके दुरुस्त हो जाते हैं तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो पंजाब से क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। लिहाजा आपने सोच समझ कर अब आपने जवाब देना है। तो हम कुछ जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, या आप बेयर एक्ट के मुताबिक चलना चाहेंगे? जी, क्या कहेंगे आज़ाद साहब? जैसे आपका तैयार हैं आप लोग? आपसे पूछ कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए। मुझे ये बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है इसमें कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए?
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए? सर कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक कहा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, दुरुस्त जवाब है जनाब आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर सवाल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से ही, आप मुझे ये बताएं कि जो सब एजेंट का कंसेप्ट है एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सब एजेंट और अदर एजेंट्स के कंसेप्ट को क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सब एजेंट और अदर एजेंट में क्या फ़र्क है, या ये सेम कंसेप्ट है? सर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। एजेंट जो अदर एजेंट्स हैं वो डायरेक्टली प्रिंसिपल अपॉइंट करता है उनको, और सब एजेंट्स जो हैं वो उनको जो है वो एजेंट्स डायरेक्टली खुद अपॉइंट करते हैं, समटाइम्स विद अथॉरिटी समटाइम्स विदाउट। ये जवाब जनाब आपका आधा तस्वर किया जाएगा, क्योंकि आपके सब एजेंट की हद तक जवाब आपका बिल्कुल ठीक है कि सब एजेंट को एजेंट अपॉइंट करेगा। और ऑन द अदर साइड जब हम अदर एजेंट्स की बात करेंगे तो वो एजेंट ही, ओरिजिनल एजेंट ही अदर एजेंट अपॉइंट करता है। फ़र्क ये है कि जो सब एजेंट्स होते हैं वो थ्रू ओरिजिनल एजेंट कनेक्टेड होते हैं प्रिंसिपल के साथ, और जो अदर एजेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं प्रिंसिपल के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन, अभी तक आप कितने मार्क्स ले चुके हैं? अभी तक आप यहाँ तक 3 मार्क्स अपने ज़ाया कर चुके हैं और 6 मार्क्स ले चुके हैं। 6 के साथ आपके जो नंबर हैं वो टोटल कितने हो चुके हैं? 16 सर जी 16। आपके 9 और 6 15 नंबर हो चुके हैं। अगर ये सवाल आपका दुरुस्त होता है तो आप 16 नंबर के साथ पंजाब से 0.5 पे लीड कर जाएंगे, और अगर आपका ये जवाब गलत हुआ तो आप एक स्टेप पीछे रह जाएंगे, और अगर हाफ़ जवाब हुआ तो इस सूरत में आप लोग बराबर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि अब थोड़ा सा सोच के आपने इस सवाल का जवाब देना है। बेशक आप सवाल का जवाब देने से पहले आपस में आई कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन जवाब देगा। अगर कोई उसमें से कंफर्टेबल है कि जी मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, तो आप जवाब उसका कर सकते हैं। आप अगर उससे पहले भी कोई मशवरा वगैरह करना चाहें तो अगर आप रेडी हैं तो मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, या पहले थोड़ा सा आप इसमें रिलैक्स टाइम चाहिए? अगर कोई आकर इनके कोई कंधे वगैरह दबाना चाहे तो आकर दबा सकता है, कोई स्पोर्ट वगैरह किसी किस्म की। अच्छा जनाब, आज का इस हवाले से इस सेकंड फेज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि मुझे बताइएगा, आप आसान सा सवाल पूछ लें या मुश्किल सवाल पूछ लें? आज़ाद, जो मेरा दिल चाहे, सोच लें एक बार फिर भी। अच्छा जी, मुझे आप कंसेप्ट बता दीजिए डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज़ का। सर इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर एक 2 पार्टीज़ होती हैं, फॉर सपोज अगर एक की डेथ हो जाए तो वो कहता है कि ये जो बचेगा वो सर्वाइवल और उसका रिप्रेजेंटेटिव, वो दोनों पे लाइबिलिटीज़ फॉल आउट करेंगी। ये प्रोमेजर की बात करेंगे या प्रोमेजी की बात करेंगे? ये सर प्रोमेजी की बात कर जी, प्रोमेजी की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि दोनों पार्टी। तो मेरे ख्याल में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वाकिफ़ हैं उनको पता चल गया होगा कि जब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, तो लाइबिलिटीज़ किसके ऊपर आपकी करती हैं जनाब? लाइबिलिटी होती है प्रोमिजर की, और राइट किसको होता है? प्रोमिजी का। प्रोमिजर वो पर्सन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है, और प्रोमिजी वो जिसकी फेवर में परफॉर्म होना होता है। जब हम डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स की बात करेंगे तो हम किसके हवाले से इसको डिस्कस करेंगे? प्रोमिजी के हवाले से। आपका हाफ जवाब ठीक है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हों तो इस सूरत में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट उसकी नोयत कुछ इस तरह की होगी कि अगर सर्वाइवर और जो आपका नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर जो है वो लाइबिलिटी डिवॉल्व कर जाएगी। तो यहाँ तक 15.5 और 15.5। अब नेक्स्ट में मेरी डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो जाएगी। मैं किसी भी सवाल को जो आपको एतराज़ है कि कम या ज़्यादा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो अगला फेज़ है उसमें 4 ऑप्शंस होंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप 4 ऑप्शन गौर से सुने। आप अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रिपीट भी करवाना चाहते हैं तो रिपीट करवा सकते हैं, और अगर एक बार गलत जवाब दे दिया, आपने पूरा लफ्ज़ प्रोनाउंस कर दिया, उसके बाद ठीक कहा गया जवाब आपका ठीक तसव्वुर नहीं होगा। जो आपने जवाब देना है फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही आपने करेक्ट जवाब देना है, इसमें कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं होगी। तो लिहाजा इसमें मेरी कोशिश है कि मैं एंड से स्टार्ट करता हूँ ताकि जो सवालात हैं वो लास्ट से आने चाहिए। तो आप इंतज़ार करें, पूरा सवाल सुने, और सुनने के बाद अगर आप भी को थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं तो मुझे बता दें इस दौरान। जी रेडी हैं आप सब लोग? तो अभी तक 15.5 एंड 15.5 के साथ दोनों जो हमारी टीम्स हैं वो बिल्कुल बराबर जा रही हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है
जिसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ MCQs होंगे। अच्छा जनाब, अंडर सेक्शन 184 हु कैन बिकम एजेंट एज अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, ओनली अ मेजर, एनी पर्सन, ओनली अ पर्सन विद लीगल एजुकेशन, ओनली अ लाइसेंस्ड रिप्रेजेंटेटिव। कौन बन सकता है जनाब? ऑप्शंस आप बताएंगे, ABC नहीं बताएंगे। ओनली अ मेजर, एनी पर्सन, ओनली अ पर्सन। सर एनी पर्सन। एनी पर्सन बन सकता है जी, बिल्कुल आपका ये जवाब दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, implied authority under section 187 can be inferred from the written contract only, oral agreements only, circumstances of the case, court directions। सर्कमस्टांशियल ऑफ द circumstances of the case जनाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 187 की एक इलस्ट्रेशन है, implied authority using which context। क्या उसमें जो एक आपने इलस्ट्रेशंस पढ़ी थी, सेल ऑफ अ हाउस के साथ रिलेट कर रही थी, डिलीवरी ऑफ गुड्स के साथ रिलेट करती है, शॉप ओनर डेलीगेटिंग ऑर्डरिंग टू मैनेजर, या शिप बिल्डिंग के साथ डील करता है? जी जनाब, एक इलस्ट्रेशन है 187 में, अगर आपको याद, सेल गुड्स से रिलेट कर। नहीं जनाब गलत है, ये बेसिकली शॉप ओनर डेलीगेटेड जो है वो अपना ऑर्डरिंग टू द मैनेजर, ये आपका सवाल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ऑन मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वाइडेबल होगा, नॉट वाइडेबल होगा, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। सर क्वेश्चन अगर एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। गलत जवाब, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, नॉट वाइडेबल होता है अगर एक पार्टी आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे हो। अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, और अगर एक पार्टी का हो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट आपका नॉट वाइड एबल हो जाएगा जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आपके 2 जवाब गलत हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे वो कौन सा है, मुझे ये बताइए जनाब। कैसा सवाल पूछूँ, आसान सा या मुश्किल सा सवाल होना चाहिए बताएं? अभी तक जो आपके हालात हैं इस मरहले में थोड़े से कमज़ोर जा रहे हैं जी। आसान सवाल हो या मुश्किल सवाल होना चाहिए? देख लिया नहीं साहब। नहीं, मैं सवाल, अगर आपको लग रहा है सवाल लिखे हुए नहीं है, मैं सवाल खुद से बना रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मेरे पास जो प्रोविजंस लिखी हुई हैं, और आप कोई भी ऐसा सवाल मैं यहाँ से बना बनाया नहीं पूछ रहा, तो लिहाजा आप ये फ़िक्र ना करें। आप भी अगर ये मोहतरम यहाँ पर बैठे हैं तो सवाल हमेशा क्या हो रहे हैं? मेरिट पे सवाल, और सवाल यहाँ से बन रहा है, कौन सी स्टेटमेंट है उसमें नहीं लिखा हुआ, ऑप्शंस मैं खुद अपनी तरफ से दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए। अगर आप फिर भी एतराज़ करते हो तो मैं इसको भी बंद करके सवाल क्या करता हूँ, अगर आपको मेरे न्यूट्रल होने पे थोड़ा सा एतराज़ है तो अब हम, क्योंकि एतराज़ और वो हम इसमें जो हमारे व्यूअर सिंध से भी होंगे तो वो कह सकते हैं। आप पे नहीं था, ज़हीर साहब चश्मे से देख रहे थे ना, ज़हीर साहब। नहीं जनाब, ये अभी हम इसको इस तरह कर देते हैं। नहीं, अब क्योंकि आपने जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तो लिहाजा अब जो क्वेश्चन होंगे उसका जो हम वो, अभी तक आपके जनाब 4 सवाल हुए हैं और आपके 2 दुरुस्त हैं और 2 सवाल आपके क्या हैं? गलत हैं। तो लिहाजा अब हम कॉन्ट्रैक्ट शरीफ की तरफ चले जाते हैं। अब तो आपको आज़ाद साहब, अगर आपको एतराज़ ना हो तो अब ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस MCQs के मरहले में आपसे पूछा जा रहा है, मुझे आप ये बताएंगे कि अल्टरनेटिव प्रोमिसेस जिसमें 1 ब्रांच इल्लीगल हो, तो आप मुझे ये बताएं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या सिचुएशन है? क्या ये इन्फोर्सेबल होगा, नॉट इन्फोर्सेबल होगा, या पार्शली इन्फोर्सेबल होगा? क्या इसका दुरुस्त जवाब है अल्टरनेटिव प्रॉमिस है, 1 ब्रांच इल्लीगल है इसके अंदर। इसमें से जो इलीगल ब्रांच होगी वो तो नॉट इन्फोर्सेबल है, और जो लीगल ब्रांच होगी वो इन्फोर्सेबल होगी जनाब, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस हवाले से आप मुझे ये बताएं, अब मुझे थोड़ा सा सवाल देख कर बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके एतराज़ के बाद जो बने बनाए सवाल हैं मैं वहाँ से कुछ नहीं पूछ सकता, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, आप मुझे इस हवाले से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से जो आज हमारा ये सेशन हो रहा है इसके अंदर जो सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें मुझे आप ये बताइए जनाब, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोज़ल इज़ कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। बेसिकली मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ ये सेक्शन 4 से है, कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने के हवाले से और एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने के हवाले से। तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो मुझे आपने एक्सेप्टेंस की कंप्लीशन के बारे में बताना है और एज अगेंस्ट द प्रपोजर के बारे में बताएंगे कि व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज, व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और when it is delivered to him। जी Sir, when it is come to its knowledge। गलत जनाब, when it is put in the course of transmission। तो आपके 3 जवाब गलत हो चुके हैं और 3 जवाब इस मरहले में आपके ठीक हैं। आप मुझे ये बताइएगा जनाब कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब मेरे ख्याल में आसान सवाल पूछ लेने चाहिए आप लोगों से, क्यों ज़हीर साहब क्या कहते हैं आप जी? कोई भी सवाल पूछ लिया जाए या आसान सवाल पूछ लिया जाए? अच्छा मुझे ये बताएं जनाब, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है और रेसिप्रोकल प्रॉमिस में जो आपका जो अदर पार्टी यानी कि हमारा जो प्रॉमिस ही है अगर वो नॉट विलिंग टू परफॉर्म है तो क्या फिर भी प्रॉमिसर बाउंड टू परफॉर्म है, नॉट बाउंड टू परफॉर्म है, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस है? नॉट बाउंड टू परफॉर्म। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है, नॉट बाउंड टू परफॉर्म है, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में जब तक प्रॉमिसी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी ना हो प्रॉमिसर पर लाजिम नहीं है कि वो उसको परफॉर्म करे। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस हवाले से मज़ीद आप मुझे ये बताइए कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो कब उसको सेल कर सकता है? ऑप्शन ए, व्हेन द थिंग इज़ इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग, आफ्टर ऑप्शन जो बी है इसमें लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इस वैल्यू, और ऑप्शन सी ये है कि जब चार्जेस ऑफ द फाइंडर उसको ना दिया जाए, या ऑल आर करेक्ट है? ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट है जनाब। तो अब तक आपके टोटल 5 सवाल ठीक हो चुके हैं और उसके अलावा आपके 3 सवाल गलत हैं। 8 सवाल इस मरहले में आपसे पूछे जा चुके हैं। अब 2 सवाल और हैं जिनका जवाब आप मुझे देंगे। उसमें आप मुझे ये बताएंगे, द डैश कौन मे रिटेन द गुड्स प्लेज नॉट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ द डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेट and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of goods pledged। पानी, पॉनर, बेलर, बेली। पानी से। पानी का ये राइट है कि वो गुड्स को क्या कर सकता है, अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक उसको तमाम के तमाम जो गुड्स हैं वो जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो दे ना दिए जाएँ। अच्छा जनाब, आपसे आखिरी क्वेश्चन है इस हवाले से। अब तक आपके 3 सवाल गलत हो चुके हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कंसेप्ट और इसके ऑप्शंस के हवाले से आपसे पूछा जाएगा वो ये है, when a person has made a promise to 2 or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any of them। किसके साथ फिर ये करेगा? विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिसीज पर्सन,
या उसका राइट वैनिश हो जाएगा, या वो सिर्फ अपने ही जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनसे वो राइट क्लेम कर सकता है? जी, रिप्रेजेंटेटिव से भी कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव से कर सकता है। तो इस मरहले के अंदर टोटल 10 सवाल पूछे गए जनाब, और उसमें से 7 सवाल ठीक हैं, 3 सवाल जनाब इसमें से गलत हैं। अब ये सवालात आपके पास 10 सवाल हैं, जिसमें से आपने क्या करना है जनाब, 10 में से हमें कितने सवालात दुरुस्त होने चाहिए? आपके भी 7 सवाल आपके दुरुस्त होने चाहिए। तो जो एक जी वक्फ़ा होना चाहिए, वक्फ़ा मेरे ख्याल में अब वो ख़त्म हो चुका है। इस हाँ, अगर आप दोनों पार्टीज़ इससे पहले वक्फ़ा अगर डिमांड करते तो आपको दिया जा सकता था। तो अब जो वक्फ़ा है वो थोड़ा सा आर्बिट्रेरी हो जाएगा जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइए जनाब, सेक्शन 188 authorizes an agent to lease company land, enter into arbitration, purchase material and hire workmen, file criminal complaints। सेक्शन 188 एजेंट को ऑथराइज़ करता है कि वो लीज़ करे कंपनी लैंड, एंटर इनटू आर्बिट्रेशन हो, परचेज़ मटेरियल एंड हायर वर्कमैन, या फाइल क्रिमिनल कंप्लेंट। जी जनाब। सर लास्ट 3 सेकंड। लीज गलत जनाब, परचेज़ मटेरियल एंड हायर वर्कमैन इसका दुरुस्त जवाब है। तो पहला जवाब आपका गलत हुआ जनाब। उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा, एज पर सेक्शन 199 ratifying a part of an unauthorized transaction means only that act is valid, the entire transaction is ratified, act is void, no legal consequences। As per section 199 ratifying a part of an unauthorized transaction means, अगर आप अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के किसी एक पार्ट को रेटिफाई करें तो सिर्फ उतना ही पार्ट रेटिफाई होगा, या आपकी जो इंटायर ट्रांजैक्शन है वो रेटिफाई हो जाएगी, या एक्ट वाइड होगा, नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सर कंप्लीट ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी? रेटिफाई हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त। आपका जो है कंप्लीट ट्रांजैक्शन इस सूरत में क्या हो जाएगी? रेटिफाई हो जाएगी। अच्छा जनाब, आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपका सेक्शन 202 है, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड इफ़ एजेंट इज़ नेग्लिजेंट, एजेंट फाइल्स अ सूट, एजेंट हैज़ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, सब एजेंट इज़ इन्वॉल्व्ड। एजेंट इज इंटरेस्ट हैज़ इंटरेस्ट। जी बिल्कुल सही कहा। एजेंट का अगर इंटरेस्ट होगा तो इस सूरत में आपकी जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसको किसी भी सूरत में आप क्या नहीं कर सकते, उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते जनाब। उसके बाद अंडर सेक्शन 216 बेनिफिट obtained by agent, benefit obtained by agent while dealing in any unauthorized transaction must be divided, remains with agent, can be claimed by principal, goes to court। कैन बी क्लेम्ड बाय प्रिंसिपल, कैन बी क्लेम्ड बाय प्रिंसिपल। 3 जवाब आपके अब तक ठीक हो चुके हैं और 1 जवाब यहाँ से आपका क्या है जनाब? गलत है। तो 4 सवाल इस मरले में अभी तक आपसे पूछे जा चुके हैं, जिसमें से 1 जवाब गलत है और 3 जवाब आपके क्या है? ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चंस का मार्जिन अभी भी आपके पास मौजूद है, जिसमें आपके पास गलती की गुंजाइश है, और टोटल जो सवाल रहते हैं वो आपसे 6 सवाल इस स्टेज पर मज़ीद पूछे जाने हैं। तो जनाब आप मुझे ये बताइएगा, आसान सा सवाल पूछ लिया जाए ज़हीर साहब, बस अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आसान सवाल पूछ सकता हूँ। अच्छा जनाब आप ये बताएं मुझे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसिडरेशन है उसका एडिक्वेट होना लाजमी है, एडिक्वेट होना लाजमी नहीं है, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस है। एडिक्वेट होना लाजमी नहीं है। एडिक्वेट होना लाजमी नहीं है। कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट। 4 सवाल आपके दुरुस्त हो चुके हैं और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 5।
और वैसे मेरे ख्याल में इसके थोड़ा सा अगर आखिर पे एक मरहला और भी ऐड कर दें कि आप लोग आपस में एक दूसरे से सवाल पूछ लें, कोई 5-5 सवाल का मौका मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए, या नेक्स्ट किसी फेज़ के अंदर हम ये इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। पहले तो हम अच्छा जनाब, इसमें आप मुझे ये बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से हमारा आज का ये सेशन है और उसमें हमारे 5 सवाल अभी रिमेनिंग है। A promises to paint a picture for B. B afterward forbids him to do so. A dash bound to perform the contract is will definitely bound to क्या करे perform करेगा, is no longer bound to perform the contract, depends upon the circumstances. no longer No longer जनाब आपका जवाब दुरुस्त है। तो अब तक आपके जो है वो 5 जवाब दुरुस्त हो चुके हैं और बाकी क्वेश्चंस हैं आपके पास 4। 2 क्वेश्चंस का मार्जिन है आपके पास। तो मेरे ख्याल में अब जी नहीं, सवाल एक जैसे होंगे, सवाल टफ हम नहीं कर सकते। सवाल जैसे आप लोगों से पूछे गए सवाल वैसे ही यहाँ से पूछा जाएगा। अभी तक हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सवालात नहीं पूछे, तो हम कुछ सवालात वहाँ से पूछ लेते हैं। When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of dash to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business. Promiser, promisee, any party. When a promise is to be performed on a certain day and the promiser had not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of dash to apply for performance at a proper place and with the usual hours of business. Promiser उसमें अप्लाई करेगा, promisee अप्लाई करेगा, या कोई भी पार्टी कर सकती है? प्रोमिसर सर, प्रोमिस इसमें अप्लाई करेगा, क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर कर दी कि प्रोमिसर ने कहा है हैज़ नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट। जब प्रोमिसर कह रहा है कि जब तक आप मुझे नहीं कहें, नहीं, मैंने बिल्कुल क्लियर कहा व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर हैड नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसरी, तो फिर एप्लीकेशन किसकी तरफ से आएगी? प्रोमिसरी की तरफ से आएगी। तो 2 क्वेश्चंस आपके गलत हो चुके हैं और अब बाकी क्वेश्चंस कितने रह गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 3 क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे इसमें और आपके पास मार्जिन कितना है? 1 सवाल गलत करने का अभी भी मार्जिन आपके पास मौजूद है। तो आप मुझे ये बताएं जनाब, इसके हवाले से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अच्छा जनाब, इसमें आप मुझे जो सवाल इसके हवाले से बताएंगे, द rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner as the manner of express revocation, implied revocation और जो आपके रूल्स रेवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल के हैं उसके हवाले से किसी भी आप जो रिसीजन है उसको आप रिवोक कर सकते हैं। आपने ये बताना है कि मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग आर रिवोकिंग रिसीजन ऑफ वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस सर, कम्युनिकेशन जो है प्रपोज़ल, जो भी आपका रिसीजन ऑफ वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपने कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोज़ल उसके सेम पैटर्न के ऊपर क्या करना होता है, बताना होता है। तो अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है जनाब। 2 सवाल आपके पास रह गए हैं और गलती की गुंजाइश आपके पास नहीं है। अब आपको सोचने का मौका थोड़ा सा दिया जा सकता है। अब मेरे ख़्याल में थोड़ा सा जो पंजाब वाले हैं उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है, लेकिन अभी भी जो है 2 क्वेश्चंस बाकी हैं। अच्छा जनाब, अब आप मुझे ये बताइएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप मुझे ये बताएं कि when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing
आर promises to do or to abstain from doing something, such act of abstinence is called. क्या इसको कहा जाएगा? हम इस एक्ट को क्या कहेंगे जनाब? कंसिडरेशन। क्या कहेंगे इस एक्ट को? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहेंगे। दुरुस्त जवाब है आपका। और अब लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके ऊपर सारा फैसला होगा, या तो आप लोग क्या हो जाए, अगर आप लोग बराबर हो गए एक और तो बराबर होने की सूरत में 3 क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से होंगे जो आप इनसे पूछेंगे, और 3 क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से होंगे जो आप इनसे पूछेंगे। लेकिन वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कोई सा भी ऐसा सवाल जो कंटेंट से लेंगे, ताकि ये ना हो कि आप कोई ऐसी चीज़ पूछने लग जाए कि जो, तो फिर मेरे ख्याल में ये गेम कभी ख़त्म हो नहीं सकेगी। या इसको बराबरी की बुनियाद पर छोड़ दी जाए, क्या कहेंगे आप? बराबरी छोड़ा जा सकता है। अभी तो एक क्वेश्चन रहता है, इसको हाँ नेक्स्ट डे के लिए हम छोड़ सकते हैं। हम इसका जो सुपर ओवर है वो आज करवाने की बजाय कल इसका एक सुपर ओवर, उसमें दोबारा एक सेशन होगा और उसके अंदर मज़ीद जो सवालात हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। अगर आप उससे पहले मशवरा करना चाहें तो मशवरा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जनाब आपसे, चले आसान सा सवाल पूछ लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल हम सवाल आपसे नहीं पूछते जनाब। इसमें कितने सेकंड? 10 सेकंड ही टाइम है। बाकी मशवरा किस चीज़? फोन फ्रेंड कर सकते हैं। सवाल ये है जनाब, व्हाट डिटरमिन्स द ऑर्डर ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस? ऑप्शन गौर से सुनिएगा। व्हाट डिटरमिन्स द ऑर्डर ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस? एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। What determines the order of nature of transaction and express both A and B? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। तो हमारा आज का ये जो कंपटीशन था, इनफैक्ट ये कंपटीशन नहीं था, मकसद ये था कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएं, और उसके हवाले से आज हमारे जो पंजाब और सिंध से आए हुए एडवोकेट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ सेशंस जो होंगे हमारे वो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही लेकर चलेंगे। इसके अलावा जो जो हमारे पास क्लॉज मौजूद हैं उनके हवाले से ये सेशन हमारा चलता रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद हमारा एक बहुत यूज़फुल सेशन होगा, वो पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से होगा। उसमें जो हम एक चीज़ मज़ीद ऐड करेंगे, लाइव क्वेश्चंस फ्राम द ऑडियंस का एक हम ऑप्शन रखेंगे कि जो हमें लाइव हमारे जो ऑडियंस हमें देख रहे होंगे वो भी ऑन द स्पॉट अपने क्वेश्चन भेज सकेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पार्टिसिपेंट से पूछे जाएंगे। तो लिहाजा जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसके लिए आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम भी आपको दिया जाएगा। वो हम 1 या 2 जुलाई पे उसको लेकर जाएंगे, तो आप तब तक उसकी तैयारी शुरू करें, और उसके हवाले से इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।